हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में गोली दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे। और इसके पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था समतल दर्पण के बारे में, समतल दर्पण की परिभाषा, समतल दर्पण के कुछ विशेषताएं, उनके गुण और समतल दर्पण पर आधारित कुछ प्रश्न भी किया गया था। तो आज हम इस वीडियो में क्या समझेंगे? आज इस वीडियो में हम समझेंगे गोलीय दर्पण समझेंगे। ठीक, क्लियर है? देखिए, गोली दर्पण की इंग्लिश होती है स्फेरिकल मिरर होती है। और मुझे समझना कि गोली दर्पण वास्तव में होता क्या है। ठीक, तो देखिए, गोली दर्पण को अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऐसे ही लिखा है, गोली लिखा है। क्या लिखा है? गोली। तो आप बोल सकते हैं कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? गोली होता है। मतलब ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? गोली होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे मान लीजिए, हमने जिस हिसाब से परिभाषा बताया उस हिसाब से मान लीजिए हमने ऐसे एक गोली है। कैसा है? गोली है। और गोली दर्पण को ऐसे कलई कर दिया जाए, है ना? तो जैसे कलई करेंगे तो ये जो है पॉइंट, जो कलई नहीं किया हुआ भाग है, ये आपका क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। ये देखिए, हम थोड़ा सा इसको और हाईलाइट कर देते हैं। ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ। तो हमने परिभाषा में क्या बोला कि ऐसा परावर्तक पृष्ठ, इसका क्या नाम है? परावर्तक पृष्ठ नाम है। तो ऐसा परावर्तक पृष्ठ जो क्या हो? गोली हो, तो उसे क्या कहते हैं? गोली दर्पण कहते हैं। ठीक, एक परिभाषा ऐसा हो गया। अब हम दूसरी परिभाषा पे चलते हैं। दूसरी परिभाषा को आप अच्छे से समझेंगे क्योंकि वह एक प्रायोगिक परिभाषा है। कैसा परिभाषा है? प्रायोगिक परिभाषा है। देखिए, यदि किसी कांच के, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर, खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पालिश या कलई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण क्या कहलाता है? गोली दर्पण कहलाता है। ठीक, क्लियर? देखिए, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पालिश या कलई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण क्या कहलाता है? गोली दर्पण कहलाता है। देखिए कैसे, यहां लिखा है यदि किसी कांच के खोखले गोले को, क्या लिखा है? कांच के खोखले गोले को लिखा है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये हमने एक कांच का ऐसे खोखला गोला बना दिया, बन गया। यदि किसी कांच के खोखले गोला, एक खोखला गोला हो गया, कह रहा को काट कर लीजिए, मैंने इसको ऐसे काट दिया। ठीक, काट दिया। जैसे काटेंगे तो देखिए ये हिस्सा ऐसे निकल कर आया कि नहीं आया? एक कटा हुआ भाग इधर से निकल के आ गया। ठीक, उसके एक पृष्ठ को, मतलब यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर, कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ, तो इसके दो पृष्ठ दिखाई दे रहे हैं, एक इस तरफ पृष्ठ दिखाई दे रहा है और एक इस तरफ पृष्ठ दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा ना? कह रहा उसके एक पृष्ठ पर, केवल एक पृष्ठ पर, एक पृष्ठ इधर है एक पृष्ठ इधर है, इसके एक पृष्ठ पर हम क्या करेंगे? चांदी की पालिश लगा दीजिए या क्या कर दीजिए? कलई कर दीजिए। तो देखिए, हम चांदी की पालिश करें, या तो इधर करिए, ये देखिए चांदी की पालिश हो रही है या कलई हो रही है, इसको बोलते हैं कलई। ऐसे आप कर देंगे लाइनिंग लाइनिंग, तो इसको बोलते हैं क्या? कलई। कलई किया गया भाग, एक कलई किया हुआ भाग है। ठीक, और जैसे कलई करेंगे तो ये जो दूसरा वाला पृष्ठ है, इसी पृष्ठ का नाम हो जाएगा परावर्तक पृष्ठ। कैसा पृष्ठ है? परावर्तक पृष्ठ। और ये जो परावर्तक पृष्ठ हम कह रहे हैं ना, इसी को अब हम कहेंगे गोलीय दर्पण। कैसा दर्पण कहेंगे? गोलीय दर्पण।
क्यों गोली दर्पण कह रहे हैं? क्योंकि जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली हो, ये जो परावर्तक पृष्ठ है ना, ये परावर्तक पृष्ठ क्या है? गोली है। और परावर्तक पृष्ठ गोली होने के कारण इसे हम क्या कहेंगे? गोली दर्पण कहेंगे। तो एक परिभाषा और बना सकते हैं आप लोग। कैसे? आप यहां लिख सकते हैं कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। आया कि नहीं समझ में? मतलब हमने क्या किया, जो इसमें यानी इस खोखले गोले का एक हिस्सा काटा था, तो काटने पर इसके दो पृष्ठ दिखाई दिए, एक इधर का एक इधर का, और इसके किसी एक पृष्ठ को मैंने कलई कर दिया तो दूसरा पृष्ठ क्या बन गया? परावर्तक पृष्ठ बन गया। और इसी परावर्तक पृष्ठ को हम बोलते हैं गोलीय दर्पण। और इसी के आधार पर दूसरी परिभाषा हो गया, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? गोली हो, उसे गोली दर्पण कहते हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आया ना समझ में आप लोगों को? तो यस या नो का जवाब दिया करिए। आया समझ में ना? तो ठीक, बहुत अच्छा है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, तो आगे हम बताएं। हो गया? ठीक, अब हम चलेंगे गोली दर्पण के प्रकार पर। गोली दर्पण के प्रकार। गोली दर्पण के प्रकार। चलिए, गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं सबको पता होगा। पहला नंबर अवतल दर्पण, और दूसरा नंबर आपका होता है उत्तल दर्पण। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट क्या है? अवतल दर्पण, और दूसरा क्या है? उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण को हम बोलते हैं कानक्यो, कानक्यो मिरर, और उत्तल को बोलते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, देखिए, अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। मतलब कहा जा रहा कि ऐसा गोली दर्पण हो जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर क्या हो? दबा हो। परावर्तक पृष्ठ आप लोग समझते हैं ना क्या होता है? अभी जस्ट मैंने बताया आपको परावर्तक पृष्ठ कैसे प्राप्त होता है। क्लियर ना? अब यहाँ अगर परावर्तक पृष्ठ उभरा है तो उत्तल, और परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा है तो क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। देखिए फिगर में कैसे है, देखिए, चलिए, ये इस समय क्या बना है? इस समय जो है एक खोखले गोले का कटा हुआ एक क्या है? भाग है। मतलब इस टाइम हम इसको जो बनाए हैं वक्र के रूप में, इस समय ये क्या है? इस समय यह आपका खोखले गोले का कटा हुआ ये क्या है? भाग है। यदि खोखले गोले के कटे एक भाग को यदि हम इसके उभरे हुए भाग पर कलई कर दें, किस भाग पर? उभरे हुए भाग पर, ध्यान दीजिएगा, जैसे उभरे हुए भाग पर मैंने कलई किया, ये M1 हो गया और ये क्या हो गया? M2। तो ये अंदर वाला पृष्ठ क्या हो गया? परावर्तक पृष्ठ हो गया। कैसा पृष्ठ हो गया? परावर्तक पृष्ठ। ठीक, क्लियर हो गया? अब परावर्तक पृष्ठ आप देखकर बताइए कि यह उभरा है कि अंदर की ओर दबा है? क्या है? दबा है ना? ठीक, बहुत बढ़िया।
तो वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा है, ये अंदर की ओर क्या है, दबा है, और इसी को हम कहते हैं अवतल दर्पण। तो याद रहना चाहिए ये कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण। कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण। ठीक, और आपको अच्छे प्रकार से मालूम होना चाहिए कि अवतल कैसे बनता है और उत्तल कैसे बनता है, क्योंकि जब तक आपको चित्र नहीं बनाने आएगा तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आगे जो टॉपिक है, जो आगे हम लोग हेडिंग को सॉल्व करेंगे, समझेंगे, वह सब चित्र पर ही आधारित है। इसलिए आपको अच्छी प्रकार से मैं बता रहा हूं कि आपको यह फिगर याद होना चाहिए कि उत्तल कैसे बनता और अवतल। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो उत्तल और अवतल के चित्रों में कंफ्यूज होते हैं। बनाने के लिए तो इस तरह बना लेंगे, लेकिन उनको पता नहीं चल पाता कि कलई किधर किया गया है और किधर नहीं किया गया है, परावर्तक पृष्ठ दबा है कि उभरा है, ये कन्फ्यूजन रहता है। तो यहाँ कन्फ्यूजन आप दूर कर लीजिएगा, क्योंकि डाउट यदि हो तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया ना। आगे देखिए, उत्तल दर्पण को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर बोलते हैं, कॉन्वेक्स। अब ध्यान दीजिए, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हो, क्या हो, बाहर की ओर उभरा हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और इसका ट्रिक है, ऊ से उत्तल होता है और ऊ से उभरा होता है। ध्यान दीजिएगा, एक कभी भूलिएगा मत, ये ट्रिक एक तरह से हो गया। ऊ से उत्तल और ऊ से उभरा। क्या उभरा, परावर्तक पृष्ठ उभरा। कौन सा पृष्ठ बोले हैं, परावर्तक पृष्ठ बोले हैं। देखिए चित्र कैसे बनेगा, ये ध्यान दीजिए। चलिए, हो गया। अब ये जो इस समय हमने ये चित्र बनाया, ये जो ड्रा किया गया है, इस समय ये खोखले गोले का कटा हुआ ये क्या है, भाग है। अब खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, तो इसके दो पृष्ठ दिखाई दे रहे हैं, एक पृष्ठ इधर और एक पृष्ठ इधर है ना। अब लेकिन उत्तल है, तो उत्तल में हमारा क्या है, परावर्तक पृष्ठ उभरा होना चाहिए। तो हम उभरा हुआ परावर्तक पृष्ठ यदि बनाना चाह रहे हैं तो इसे हम इधर कलई करेंगे अंदर की ओर। ये देखिए यम1 और यम2। जैसे हमने इस खोखले गोले का जो कटा हुआ एक हिस्सा था, इसके एक पृष्ठ को जैसे मैंने कलई किया इसको, तो दूसरा पृष्ठ क्या बन गया, परावर्तक पृष्ठ। कैसा पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। अब हमें देखना कि ये परावर्तक पृष्ठ उभरा है कि अंदर की ओर दबा है। तो इतना तो आपके पास सेंस है, ये है कि देख कर बता सकते हैं कौन सा चीज उभरा है, कौन सा चीज अंदर की ओर दबा है। तो ये जो परावर्तक पृष्ठ है, ये बाहर की ओर क्या है, उभरा है, और बाहर की ओर उभरे होने के कारण हम इसे कहेंगे उत्तल। क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको मैंने अच्छे प्रकार से क्या किया, समझा दिया। तो अवतल कैसे बनता है और उत्तल कैसे बनता है, इन दोनों चित्रों को अच्छे प्रकार से क्या करिए, समझ लीजिए, देख लीजिए, फिर से देखिए, एक बार नहीं 100 बार देखिए कि उत्तल कैसे बना है और अवतल कैसे बना है। क्योंकि आगे जो मैं बताने जा रहा हूं इन्हीं सब चीजों पर आधारित है। तो आ गया ना समझ में आपको, तो ठीक है, इसको आप बना लीजिए और लिख लीजिए। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद या तो स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग समझेंगे गोली दर्पण से संबंधित क्या है, परिभाषाएं हैं। ठीक, तो गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं जो हैं, कई प्रकार की परिभाषा, लगभग जाएगा 6 से 7 परिभाषाएं जाएंगे। तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि एक ही फिगर से सभी परिभाषाओं को क्या करेंगे, समझ लेंगे। ठीक, तो कोई एक दर्पण लीजिए, चाहे उत्तल उठा लीजिए और चाहे या तो आप लोग अवतल उठाइए। ठीक, तो हम अवतल को लेते हैं और अच्छे से देखिएगा यहाँ पर। चलिए, इस समय ये क्या बना है, इस समय ये आपका एक खोखले गोले का एक कटा हुआ ये क्या है, भाग है। ठीक, और इस खोखले गोले का जो कटा हुआ भाग है, इस खोखले गोले के कटे हुए भाग के दो पृष्ठ दिखाई दे रहे हैं, एक पृष्ठ इस तरफ है और एक पृष्ठ इस तरफ है।
ठीक, इन दोनों पृष्ठों में से किसी एक पृष्ठ को यदि हम कलई कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कलई कर देते हैं, तो दूसरा पृष्ठ मेरा क्या बन जाएगा, गोलीय दर्पण बन जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर इस पृष्ठ को कलई किया, तो जैसे यहाँ पर कलई हो रहा है, ये हो गया कलई हुआ भाग। अब जो हिस्सा, जो पृष्ठ कलई नहीं हुआ है, वही आपका पृष्ठ क्या कहलाएगा, परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। और परावर्तक पृष्ठ कैसा है, गोली है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। और वो भी कौन सा गोलीय दर्पण है, क्योंकि आपको पता है कि इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर क्या है, दबा है, इसलिए क्या है, अवतल है। क्या है, अवतल दर्पण। ठीक, अब इसी दर्पण में जो इस गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं हैं, उस परिभाषाओं को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। ठीक, चलिए एक एक पॉइंट को समझते चलिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ M1 और क्या रखेंगे यहाँ पर M2। मिरर फर्स्ट, मिरर क्या है, सेकंड, मतलब इसका सिरा जो है। ठीक, M1 और क्या हो गया, M2 हो गया। अब M1 और M2 जो है आपका, इसमें जो परावर्तक पृष्ठ दिखाई दे रहा है, इस परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है ना, वो मध्य बिंदु आपका ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है, ध्रुव। तो यहाँ पर देखिए हम लिख रहे हैं ध्रुव। नंबर 1 पे हमने क्या लिखा, ध्रुव। और ध्रुव की अंग्रेजी होती है पोल। क्या होता है, पोल, POLE। पोल को दर्शाएंगे किससे, P से। ठीक, अब देखिए ध्रुव किसे कहा जाता है, मैंने बोल दिया कि जो परावर्तक पृष्ठ है, इस परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहा जाएगा, ध्रुव कहा जाएगा। तो इसका मध्य बिंदु आप लोग तो पता कर लेंगे कि मध्य बिंदु कहाँ पर है। मान लीजिए यहाँ पर मध्य बिंदु मिल गया, इस मध्य बिंदु को हम दर्शाएंगे किससे, P से। ठीक, क्लियर। और P मतलब होता है पोल, और पोल का हिंदी होता है ध्रुव, और ध्रुव को किससे दर्शाते हैं, P से। ठीक, क्लियर आ गया यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे कि दूसरी पॉइंट को समझेंगे, वक्रता केंद्र। दर्पण का क्या है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को हम लोग बोलते हैं CENTER, सेंटर ऑफ कार्वेचर। सेंटर ऑफ क्या होता है, कार्वेचर होता है। CURVATURE होता है। ठीक, तो सेंटर ऑफ कार्वेचर जो होता है, ये होता है वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र को हम लोग दर्शाते हैं किससे, C से। किससे दर्शाएंगे, C से दर्शाएंगे। इतना आपको पता होना चाहिए कि वक्रता केंद्र किससे दर्शाएंगे, C से। अब पता करना है कि इसमें वक्रता केंद्र कहाँ है। तो देखिए वक्रता केंद्र को पता करने के लिए ये जो परावर्तक पृष्ठ है M1 और M2 का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसी को यदि हम ऐसे इस तरह वृत्ताकार भाग में मिला दें, तो इसका सेंटर कहीं ना कहीं तो पता चल जाएगा। तो इसका सेंटर यहाँ पर पता चला। ठीक, अब ये जो सेंटर हम लोग कह रहे हैं, यही हमारा क्या है कि इस गोली दर्पण का एक क्या है, हिस्सा है और भाग है। और इसी हिस्से और भाग को हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। ठीक, ये पता चल गया वक्रता केंद्र क्या है। तो इसकी परिभाषा कैसे बोलेंगे कि जिस परावर्तक पृष्ठ, नहीं बोलेंगे कि गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, जो खोखले गोले का एक क्या होता है, भाग होता है। फिर से सुनिएगा, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो खोखले गोले का एक क्या होता है, भाग होता है, जिसे हम लोग कहेंगे वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र दर्शाते हैं किससे, C से दर्शाते हैं। तो ये C कैसे प्राप्त हुआ, पता तो चल गया आपको। ठीक, अब तीसरी पॉइंट हम समझेंगे यहां पर, मुख्य अक्ष। कौन सा अक्ष है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष को बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। PRINCIPAL, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ठीक, अब प्रिंसिपल एक्सिस जो आपका है, इसको जो दर्शाएंगे हम लोग अक्सर प्रिंसिपल एक्सिस में जो यानी इसका मुख्य अक्ष होता है, इसका जो संकेत होता है मुख्य अक्ष ही लिख देते हैं, या आप लिख सकते हैं PA। इससे पता चल जाएगा कि ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस कैसे होगा, इसको समझिए। ये दोनों पॉइंट आ गया ना समझ में आपको। ठीक है, अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को, ध्यान से देखिएगा क्या मैं बोल रहा हूं, ये देखिए हो गया ना।
वक्रता केंद्र व ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। यहां पर हम इसको लिखेंगे मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। आगे यहां तक समझ में ना? तो हमने गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं कितना समझा? 3 समझा। अब समझो चौथी पॉइंट है आपका वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, इसकी इंग्लिश होती है रेडियस। क्या बोलेंगे हम लोग? रेडियस, RADIUS, रेडियस ऑफ कार्वेचर, CURVATURE। ठीक, वक्रता त्रिज्या जो है, वक्रता त्रिज्या को दर्शाया जाता है स्मॉल आर से। किससे दर्शाएंगे? स्मॉल आर से। अब वक्रता त्रिज्या इसमें कहां पर है ये भी ध्यान दीजिए। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहा जाएगा? वक्रता त्रिज्या कहा जाएगा। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अगली पॉइंट चलते हैं, 5वां नंबर। कौन सा नंबर है? 5वां नंबर, अभिलंब। क्या बोलेंगे? अभिलंब। अभिलंब, और अभिलंब की इंग्लिश होती है नॉर्मल, NORMAL। नॉर्मल का संकेत होता है कैपिटल N। ठीक, अब देखिए नॉर्मल अर्थात अभिलंब कहां पर मिलेगा? तो ये जो परावर्तक पृष्ठ है या गोली दर्पण का क्या है? बिंदु है। तो गोली दर्पण के किसी बिंदु से, गोली दर्पण के क्या करा? किसी बिंदु से। तो ये जो गोली दर्पण बनाएगा, देखिए इससे बहुत सारे बिंदु दिखाई दे रहे हैं ना, बहुत सारे इसके बिंदु दिखाई दे रहे हैं। या इस परावर्तक पृष्ठ पे आ जाइए, तो गोली दर्पण के किसी बिंदु से, है ना, और वहां पर क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, यानी गोली दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु है और इस बिंदु से अगर वक्रता केंद्र से मिला दिया जाए तो ये बन जाएगा अभिलंब। यहाँ पर है, यहाँ से मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? अभिलंब। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आपको आ गया है। ठीक, आगे चलते हैं। अभिलंब हो गया। 6वां पॉइंट आपको हम समझाना चाहते हैं द्वारक। क्या है? द्वारक। द्वारक, अब द्वारक क्या होता है? अपार्चर होता है, अपार्चर, APERTURE। अपार्चर ऑफ मिरर होता है कि जो दर्पण का द्वारक होता है वो कहाँ पर मिलेगा? सिंपल एक लाइन में बोल दीजिएगा कि M1 और M2 को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? द्वारक कहेंगे। किसको बोले हैं? M1 और M2। इस अभिलंब को यहाँ से मैं फिनिश कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक ठीक, M1 और किसको? M2 को, R को यहाँ पर कर दीजिए। अब देखिए M1 और M2 को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे? द्वारक कहेंगे। इसका क्या नाम है? द्वारक। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं? ठीक है, तो M1 और M2 को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि गोली दर्पण से संबंधित क्या क्या परिभाषाएं मुझे तैयार करना है। ध्रुव कहाँ है? पता चल गया कि परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र क्या है? मैंने बोला कि गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो है वह खोखले गोले का एक कटा हुआ एक क्या होता है? भाग होता है। तो गोली जो वक्रता केंद्र है उसको कैसे बनाएंगे? ये जो आपका परावर्तक पृष्ठ है तो इसकी घुमाव इस तरफ है, तो ऐसे से डॉट करेंगे तो एक वृत्त बनेगा और इस वृत्त का जहाँ सेंटर होगा वही आपका क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा। ठीक, अगली पॉइंट है मुख्य अक्ष क्या होता है? तो आप बोलेंगे कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को ये मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। अगला पॉइंट है वक्रता त्रिज्या क्या है? वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं?
वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अभिलंब क्या होता है? मैंने बोला अभिलंब क्या कि परावर्तक पृष्ठ या गोली दर्पण के किसी बिंदु से अगर हमारा वक्रता केंद्र से होकर जाती है या वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, गोली दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। द्वारक क्या है? यम1 और यम2 को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। यह बोल सकते हैं कि परावर्तक पृष्ठ के व्यास को, परावर्तक पृष्ठ के व्यास को क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। आया समझ में आपको ना? तो इस तरह हमने क्या किया, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषा को समझ गया। अब आगे पॉइंट आ गया फोकस। 7वां नंबर क्या है? फोकस है। क्या है? फोकस। अब फोकस को आपको समझना है कि फोकस क्या है। मुख्य फोकस जिसको बोलते हैं, FOCUS। अब फोकस इसी में है, लेकिन फोकस कैसे समझना है, इसके लिए मैं आपको यहाँ पर नीचे फिगर समझा रहा हूँ। यदि आपको यहाँ तक आ गया है समझ में, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। और इसकी जो परिभाषाएं हमने केवल बताया है और हमारे बताने के अनुसार आप परिभाषा लिख सकते हैं, ठीक। चलिए अब हम समझाएंगे आपको फोकस। क्या समझाएंगे? फोकस। अब फोकस को समझना आपको अच्छे प्रकार से। देखिए इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक बनाया यम1 और क्या बन गया? यम2। इस समय कैसा दर्पण दिखाई दे रहा है? सबको पता है कि यह अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? अवतल। अब अवतल दर्पण को सजाइए। किससे सजाएंगे? इसमें क्या क्या चाहिए? ध्रुव चाहिए, वक्रता केंद्र चाहिए, मुख्य अक्ष चाहिए, वक्रता त्रिज्या चाहिए, द्वारक चाहिए। सब इन सभी चीजों को यदि अवतल दर्पण में आप कर देते हैं तो समझिए आपका हर एक समस्या का निदान हो जाएगा। तो इस समय ये अवतल दर्पण बना है, लेकिन ये इस अवतल दर्पण को मुझे क्या करना है? सजाना है। किन किन शब्दों से? ध्रुव से, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, वक्रता त्रिज्या से। देखिए कैसे। सबसे पहले लिखा है ध्रुव, तो आप बताइए ध्रुव कहाँ मिलेगा? तो सबको पता चलेगा कि इसके बीचों बीच जो बिंदु होता है वो क्या होता है? ध्रुव। और ध्रुव किससे दर्शाते हैं? P से। मिल गया। अच्छा, ध्रुव की बात देखिए, वक्रता केंद्र किससे दर्शाएंगे? C से। किससे दर्शाएंगे? C से। अब C कहाँ मिलेगा? तो C के लिए मैंने बोला कि ये जो पॉइंट है इसको अगर ऐसे घुमा दिया जाए तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? C मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? C मिल गया। अब देखिए तीसरी पॉइंट है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष कैसे मिलेगा? वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्लियर? समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है? फोकस पता करना है। तो फोकस कैसे मिलेगा? ये देखिए मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश की किरण चलेगी ऐसे, ध्यान दीजिएगा। मुख्य अक्ष के समांतर मैंने बोला। कैसे बोला? मुख्य अक्ष के समांतर। ये जो प्रकाश की किरणें जा रही है कैसे जा रही है? मुख्य अक्ष के समांतर, क्योंकि मुख्य अक्ष ये है और इसी के समांतर जा रहा कि नहीं जा रहा? समांतर का मतलब होता है कि इनके बीच की दूरी हर जगह क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यदि 5 सेंटीमीटर यहाँ पर है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए। मतलब इसके बीच की दूरियां क्या होती है? बराबर होती है। उसी को हम लोग कहते हैं समांतर। क्या कहते हैं? समांतर रेखा। चलिए समझिए इसको। ये मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण जैसे यहाँ पर टकराएगा, टकराया कि नहीं टकराया? तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर निकलती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस। फिर से समझिएगा, फोकस की परिभाषा फिर से समझिएगा। मैंने बोला कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के
जिस बिंदु, मुख अक्ष के जिस बिंदु से होकर निकलती है उस बिंदु को फोकस कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। देखिए कैसे, ये जो मैं लिखा हूं इसी लिखे हुए हिसाब से मैंने यहां पर बोल दिया। यदि बच्चा समझदार है ना तो इस फिगर से ही लिख ले जाएगा, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पर आपको क्या किया, प्रैक्टिकली करके दिखा दिया कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, पहले एक अवतल दर्पण बनाया, अवतल दर्पण मैंने ध्रुव दर्शाया, वक्रता केंद्र दर्शाया, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिला दिया तो क्या बन गया, मुख्य अक्ष बन गया। अब इसी मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण गई कि नहीं गई? तो जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो इस बिंदु पर टकराया कि नहीं टकराया? तो इस बिंदु पर टकराने की वजह से हम क्या बोलेंगे, परावर्तन के पश्चात। फिर से सुनिएगा, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर निकलती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस। जैसा कि यहां पर लिखा गया है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, तो ये जो यहां से यहां तक आया है, ए से लेके कहां तक, बी तक आया है, तो ए से बी तक जो प्रकाश की किरण चली है तो इसको हम इतना बोल सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, ठीक, क्लियर? तो यहां पर टकराया तो बोलेंगे परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात। यहां तक जब पहुंचेंगे तो बोलेंगे परावर्तन के पश्चात। क्लियर हो गया? मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर निकलती है उसी बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। आई होप आपको यदि समझ में आ गया हो तो आप लाइक जरूर करें, ठीक? तो ये हो गया मुख्य फोकस की परिभाषा हो गया, और चित्र से हमने क्या किया, प्रैक्टिकल भी कर लिया कि वास्तव में कैसे फोकस प्राप्त हुआ, ठीक? चलिए इसी प्रकार अब हम आगे बढ़ते हैं। पूछ लिया फोकस दूरी क्या होती है। अब इसमें फोकस दूरी मिल गया। अब फोकस दूरी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। यहां से अगली पॉइंट है, ये 7 पॉइंट हो गया ना, 8वीं पॉइंट आपका है, 8वां नंबर, फोकस दूरी। और फोकस दूरी दर्शाया जाता है स्मॉल एफ से। स्मॉल एफ कहां मिलेगा? देखिए ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। फिर से सुनिएगा, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। क्लियर हो गया ना? तो चलिए अब यहाँ पर हमने गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाओं को अच्छी प्रकार से क्या किया, समझ लिया चित्र के द्वारा, और हम चित्र के द्वारा समझाए हैं और उसके एक एक हेडिंग का क्या किया, परिभाषा भी व्याख्या किए हैं, ठीक? तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बढ़ें। देखिए लिखा हुआ है, अब किसी वस्तु का गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का क्या है, नियम है। मतलब कोई वस्तु है और उस वस्तु का गोली दर्पण में जब प्रतिबिंब बनता है तो उस प्रतिबिंब बनाने के क्या है, नियम है। और प्रतिबिंब बनाने के नियम कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक? तो देखिए 3 नियम कौन कौन से हैं, और जानते हैं इन 3 नियमों में से हम क्या करते हैं कि किन्हीं 2 की स्थिति के द्वारा हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। मतलब 3 नियम है ना, 3 नियम में से केवल 2 नियम को ही हम लोग क्या करते हैं, अनुसरण करके उस नियम को हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, ठीक? तो इतना मालूम होना चाहिए कि प्रतिबिंब की जो स्थिति है निर्धारित करने के लिए 3 नियमों की जरूरत नहीं होती है, केवल कितने नियम की, 2 नियम की जरूरत होती है। लेकिन पढ़ना कितना है, 3 नियम पढ़ना है। तो चलिए पहला नियम समझे, दूसरा नियम समझे, तीसरा नियम समझे। तो चलिए पहला नियम क्या है, प्रथम नियम, इसको बोलेंगे फर्स्ट रूल बोलेंगे। कैसा रूल है, फर्स्ट रूल है। अच्छे से बस देखेंगे, और फर्स्ट रूल में मैं आपको अवतल का भी बताऊंगा और किसका, उत्तल का भी बताऊंगा। दोनों को अच्छे प्रकार से समझना है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर उत्तल का अवतल का बना रहा हूँ, फिर उत्तल का बनाऊँ, दोनों देखिएगा। देखिए
ये बन गया आपका, ये क्या बना, इस समय यह खोखले गोले का ये क्या बना है, कटा हुआ भाग बना है। ठीक, अब इस पर हम कलई कर देते हैं, और जैसे कलई करेंगे इसके उभरे हुए भाग पर, तो समझिए ये क्या है, अवतल बन गया। क्या बन गया, ये अवतल बन गया। ठीक, अब आपको मैंने बताया था कि अवतल दर्पण को आप सजाइए, किन किन चीजों से सजाएंगे, यम1, यम2, ध्रुव, वक्रता केंद्र, है ना, मुख्य अक्ष, इन सब चीजों से सजाइए इसको। देखिए कैसे, ये हो गया यम1, ये हो गया यम2। ठीक, और सबको पता है कि इसका ध्रुव कहाँ मिलेगा, परावर्तक पृष्ठ के बीचों बीच, पी मिल गया। अब हमें बताना है कि सी कहाँ मिलेगा, तुरंत पी के बाद सी ढूंढिए, तो ये ऐसे हल्का से करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा सी। मिला कि नहीं मिला, ठीक, क्लियर। और जब सी और पी को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा आपका मुख्य अक्ष। क्या बन जाएगा, मुख्य अक्ष हो गया। क्लियर, समझ में आया ना। अब समझिए, ये हो गया मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। अच्छे से बस देखिएगा, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। अब ध्यान दीजिए, ये बन गया ना पूरा। अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, और इसके बीच में मिल गया यफ। ये तो इतना चीज तो हर बार आपको करना है, इतना चीज हर बार करना है। ठीक, अब इसी तरह हम बनाएंगे उत्तल का। किसका बनाएंगे, उत्तल का। ध्यान दीजिएगा, यहां पर उत्तल हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, अब ये खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग है, और इस खोखले गोले के कटे हुए भाग के अंदर अगर हम कलई कर देते हैं, अंदर वाले पृष्ठ पर, ये बन गया यम1 और ये बन गया यम2। ठीक, क्लियर हो गया। इसका ध्रुव कहाँ मिलेगा, मैंने बोला परावर्तक पृष्ठ के क्या मिलेगा, बीचों बीच का जो बिंदु है वही आपका क्या है, ध्रुव है। लेकिन इसका वक्रता केंद्र किधर मिलेगा, क्योंकि इसकी घुमाव इधर साइड में है, तो इसलिए यहां पर ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो सी यहां मिल जाएगा। मिला कि नहीं मिला। अब हम C और P को जब मिलाएंगे तो यहां बन गया मेरा मुख्य अक्ष बन गया। इसका क्या नाम है, मुख्य अक्ष हो गया। आगे समझ में ना। अच्छा, अब आगे देखते हैं। ये C मिल गया, इसी P और C के बीच में मिलेगा F। क्या मिल गया, F। अब मेरे सामने अवतल बन गया और क्या बन गया, उत्तल बन गया। ठीक, सेम कंडीशन मैं ऐसे द्वितीय नियम में चलता हूं। आप अभी बना लीजिए, अभी देखिए, एक द्वितीय नियम जिसको बोलते हैं सेकंड लॉ बोलेंगे। ठीक, अब द्वितीय नियम को देखिएगा, फिर मैं ऐसे बनाऊंगा। ये देखिए, खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग हो गया, एक कलई किया जा रहा है, यम1 और यम2। इसको भी सजाइए, यम1 और यम2, मतलब परावर्तक पृष्ठ की जो बीचों बीच बिंदु होता है वो होता है ध्रुव। इसका सेंटर यहां मिलेगा, इसको मिला दीजिए, ऐसे मिल गया। इसका नाम क्या पड़ गया, मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। देखिए, ये हमने द्वितीय नियम में क्या बनाया, अवतल दर्पण बना दिया। इसका पी सी मिल गया, इसके बीच बीच में क्या, बीच बिंदु क्या मिलेगा, एफ मिल जाएगा। ठीक, क्लियर, समझ में आ रहा ना। ऐसे 2 से 3 बार बनाएंगे, सबको याद हो जाएगा कौन सा चीज कहां पर होगा। ठीक है ना। इसी तरह अब हम उत्तल का बनाएंगे। ये लीजिए, उत्तल बन गया, उत्तल बन गया। ये उत्तल अभी नहीं बना है, ये बना अभी खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग। और जैसे अंदर की तरफ हम कलई करेंगे, अंदर की तरफ क्या करेंगे, कलई करेंगे। कलई कर दिए तो ये यम1 हो गया और ये क्या हो गया, यम2। अब इसका ध्रुव कहाँ मिलेगा, इसका ध्रुव इसके बीचों बीच मिलेगा, ये मिल गया ध्रुव। ठीक, इसका सेंटर कहाँ मिलेगा, इसका वक्रता केंद्र ऐसे घुमाएंगे बीचों बीच तो इसका वक्रता केंद्र यहां पर मिल जाएगा। मिला कि नहीं मिला। अब वक्रता केंद्र और ध्रुव को जब मिलाएंगे ना, मिलाएंगे, देखिए वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाएंगे तो ये बन गया मुख्य अक्ष। क्या बन गया, मुख्य अक्ष हो गया। ठीक,
इसी प्रकार हम तृतीय नियम पे चलेंगे। तृतीय नियम, चलिए तृतीय नियम को समझे। इसमें भी हम क्या करेंगे, ऐसे ये बन गया आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का ये मध्य बिंदु क्या है, P है। क्या है, P। और ये हो गया ये आपका M1 और ये हो गया आपका M2। ठीक, इसके बीचों बीच यदि ऐसे गोलाकार बनाएंगे तो यहाँ मिलेगा क्या, C मिलेगा। देखिए सेम फिगर एक ही जैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये बन गया मुख्य अक्ष, इसका नाम हो गया मुख्य अक्ष। इसके बीचों बीच क्या मिला, फोकस मिल गया। क्या मिल गया, फोकस। क्लियर, समझ में आया ना। अब ध्यान देना है आपको। इसी प्रकार आप उत्तल का भी बना लीजिए। ठीक, उत्तल। अब ये खोखले गोले का कटा हुआ क्या है, भाग। अब जैसे कलई करेंगे यहां पर, ये हो गया कलई वाला भाग, M1 और M2। इसके बीचों बीच क्या मिलेगा, P। इसको ऐसे अगर गोलाकार करें तो क्या मिलेगा यहाँ पर, C। और जैसे P और C को मिलाएंगे, P और किसको, C को मिलाएंगे तो ये बन गया मुख्य अक्ष। क्या बन गया, मुख्य अक्ष। इसको बीचों बीच क्या मिलेगा, F। इसको बीचों बीच में क्या मिलेगा, F। ठीक, क्लियर हो गया। अब हमने क्या किया, यहां पर ये पूरा टोटल बन गया आपका किसी वस्तु का गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का क्या है, नियम है। कितने नियम होते हैं, सबको पता है, 3 नियम होते हैं। ठीक, और 3 नियम को हम अच्छे प्रकार से समझेंगे। प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। ये प्रथम नियम में अवतल बना है, उत्तल बना है। द्वितीय नियम में अवतल बना है, उत्तल बना है। तृतीय नियम में अवतल बना है और क्या बना है, उत्तल बना है। ठीक, क्लियर हो गया। अब तीनों उत्तल भी तीनों एक जैसा दिखाई दे रहा है तीनों नियम में, और आपका उत्तल भी क्या हो रहा है, एक ही जैसा दिखाई दे रहा है तीनों नियम में। अब अंतर क्या होगा, ध्यान दीजिए अच्छे से। यहां तक आगे समझ में ना। अब देखो यहां से ये मुख्य अक्ष है। क्या है, मुख्य अक्ष है। अब देखिए पहला पॉइंट है कि मुख्य अक्ष के समांतर, पहला नियम समझिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जब जाती है ना, तो यहां पर जाके टकराया कि नहीं टकराया, टकराया ना। और टकराने को हम बोलते हैं फिजिक्स में परावर्तन के पश्चात। क्या बोलते हैं, परावर्तन के पश्चात। तो देखिए जब प्रकाश की किरण किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तक पृष्ठ से क्या करती है, टकराती है। और जैसे टकराया तो यहां बोलेंगे परावर्तन के पश्चात। परावर्तन के पश्चात यह फोकस से क्या होती है, निकल जाती है। देखिए फोकस से निकला कि नहीं निकला, कोई दिक्कत किसी को नहीं। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस से क्या होती है, निकल जाती है। ये हो गया पहला नियम। कौन सा नियम हो गया, पहला नियम। किसका, अवतल का। ये पूरा टोटल किसका हिस्सा बना है, अवतल का। और ये पूरा टोटल क्या है, उत्तल है। ध्यान दीजिए ये पूरा तीनों क्या है, उत्तल है, और ये क्या है आपका, अवतल है। ठीक, तो पहला नियम समझ में आ गया ना, कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस से होकर निकल जाती है। अब ठीक, अब दूसरा नियम समझिए कि जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है, देखिए फोकस है द्वितीय नियम में, जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है, ये प्रकाश की किरण किससे होकर गई है, फोकस से होकर जा रही है, तो यहाँ टकराया कि नहीं टकराया। और टकराने को बोलते हैं परावर्तन के पश्चात। तो परावर्तन के पश्चात यह क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ये हो गया द्वितीय नियम। क्लियर। तीसरा नियम समझो कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से, जब प्रकाश की किरण किससे जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो टकरा के वह उसी माध्यम से क्या होती है, वापस लौट जाती है। ये हो गया प्रकाश के क्या बोलते हैं, परावर्तन यानी प्रतिबिंब बनाने का कौन सा नियम हो गया, तीसरा नियम हो गया। ठीक, अब समझो
इन तीनों नियमों को समझ गए ना। पहला नियम क्या कहता है कि सीधे जाएगा और टकरा के किससे निकलेगा, फोकस से निकलेगा, है ना। मतलब ऐसे सीधे जाएगा और टकरा के किससे निकलेगा, फोकस से निकलेगा। याद रहे कि जब प्रकाश की किरण ऐसे सीधे जा रहा है, मतलब मुख अक्ष के समांतर जा रहा है, तो टकराएगा तो किससे निकलेगा, फोकस से निकलेगा। तो देखिए फोकस से निकला है, जैसे सीधे गया और टकराया किससे निकला, फोकस से निकला। एकदम बार बार रट डालो, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, सब रट डालिए, एकदम अच्छे से रटिए। और रटने की कोई जरूरत नहीं है। अगर एक बार अगर हमारे समझाए हुए चीज पर अगर आपने अमल कर लिया, समझ लिया, तो आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्हीं तीनों नियम पर आपका जो है अवतल और उत्तल की स्थिति जो है ना, इसी पर निर्भर है। यदि आपको अवतल की 6 स्थिति, उत्तल की 2 स्थिति अगर अच्छे से आपको बनाना चाहते हैं, तो इन तीनों नियमों को अच्छे प्रकार से समझिए। तो पहला नियम क्या करा है कि जब प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर जाती है तो टकरा के किससे निकलती है, फोकस से निकल जाती है। दूसरा, जब प्रकाश की किरण फोकस से जाती है तो टकरा के मुख अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। और तीसरा, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो टकरा के उसी माध्यम से क्या होती है, वापस चली जाती है। कि तीनों समझ में आया ना। मतलब सीधे जाएगा, टकराएगा, फोकस से निकलेगा, फोकस से जाएगा, टकरा के मुख अक्ष के समांतर हो जाएगा, और वक्रता केंद्र से जाएगा तो उसी माध्यम से वापस चला जाएगा, जैसा कि यहाँ पर दर्शाया गया है। तो पहला नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम को हमने क्या किया, समझ लिया। कौन सा दर्पण है, अवतल है। क्या है, अवतल। अब उत्तल में देखिए, उत्तल में क्या है कि पहला किरण कैसे चलेगा, मुख अक्ष के समांतर। ध्यान दीजिएगा, ये गया मुख अक्ष के क्या, समांतर। ये जो प्रकाश की किरण मैं सीधा ले जा रहा हूं ना, बस मुंह से बोलिए क्या कि जब प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर जाती है तो यहां पर टकराया, उसी टकराने को बोलेंगे परावर्तन के पश्चात। तो परावर्तन के पश्चात फोकस की ओर आती हुई, फोकस की ओर आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। ये यहां से तो वापस जाएगा, और ये फोकस की ओर आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। ये हो गया उत्तल दर्पण का पहला नियम। क्लियर हो गया, समझिए इसी प्रकार से। ठीक, पहला नियम हो गया उत्तल दर्पण का कि जब प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस की ओर आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। ये तो हो गया पहला। इसी प्रकार दूसरा समझेंगे। क्या समझेंगे, दूसरा नियम क्या है कि फोकस की ओर, देखिए ये हो गया प्रकाश की किरण। क्लियर हो गया। और प्रकाश की किरण हो गया ना, जब प्रकाश की किरण फोकस की ओर जाती है, किसकी ओर जाती है, फोकस की ओर जाती है, तो यहां पर टकरा के ये क्या होती है, मुख अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। मुख अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, है ना। तो जब प्रकाश की किरण मुख फोकस की ओर जाती है या जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, तो परावर्तन के पश्चात यह मुख अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। मुख अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ये हो गया द्वितीय नियम। तीसरा नियम क्या है कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, किससे, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो टकराने के बाद वह उसी माध्यम से क्या होती है, वापस चली जाती है। तो वापस जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण का कौन सा नियम हो गया, तृतीय नियम हो गया। ठीक, तो इस तरह हमने कि दोनों दर्पणों का प्रतिबिंब खींचने का क्या नियम सीख गया। ठीक, तो समझ में आया कि नहीं आया, एक बार रिवीजन करते रहे हैं। देखिए, अवतल पूछेगा तो अवतल तो बनाने आपको आ गया, अवतल दर्पण की सब सिस्टम मैंने कर दिया। ठीक, अब देखिए, जब प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर जाती है तो टकरा के फोकस से निकलती है। ध्यान दीजिए,
मुख अक्ष के समांतर जाती है तो टकरा के फोकस से निकलती है, फोकस से होकर जाएगा तो टकरा के मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी, और वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो टकरा के उसी माध्यम से क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। ठीक, अब देखो इसमें पहला नियम कि मुख अक्ष के समांतर जाती है तो टकराने के पश्चात वह फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है। इसमें बोलेंगे आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम बोलेंगे कि जब प्रकाश की किरण फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तीसरा, जब प्रकाश की किरण वक्रता की केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात वह उसी माध्यम से क्या होती है, वापस चली जाती है। तो इस तरह हमने प्रतिबिंब बनाने का 3 नियम क्या किया, सीख लिया। तो आप पेन और रफ उठाकर इसको 2 से 3 बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे, तो संभवतः है कि आपको समझ में आ जाएगा और बनाने भी आ जाएगा। बार बार आपको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो यहां तक आ गया समझ में। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, और आप इसकी व्याख्या कर सकते हो। व्याख्या ऐसे करना जैसे मैंने आपको बोला, ठीक, कि जब प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकल जाती है। पहला नियम, जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम से वापस लौट जाती है। ये अवतल का हो गया। उत्तल का कैसे बोलेंगे, जब प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम, जब प्रकाश की किरण फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तीसरा, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम से क्या होती है, वापस चली जाती है। ठीक, क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।